बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले एंड नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी अल हादी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एंड 92 मल्टीमीडिया टीवी चैनल की जानिब से। मैं आपकी होस्ट सहर मोहम्मद रफीकुद्दीन। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने सलाम 3 तरीक़ों से किया। एक कहा अस्सलाम वालेकुम, एक कहा नमस्कार और एक कहा बखैर आगले। तो 3 सलाम करने का मकसद क्या है, मैं आगे आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना प्रोग्राम का हवाला देना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे प्रोग्राम का नाम है ट्रांसपेरेंट हंड कर भला हो गया। इसका मकसद क्या है, मैं बिल्कुल इस हवाले से भी आपको दोबारा से जो है बताना चाहूँगी। इसका मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंट हंड में किसी का नाम, किसी की डेजिग्नेशन, किसी की कास्ट मेंशन नहीं होता। इसमें एक अमीर भी हो सकता है, इसमें एक गरीब भी हो सकता है, इसमें एक चलता हुआ मुसाफिर भी हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है जो अपने अल्फाज से किसी को मोटिवेट करे या फिर अपने काम से। तो इसी तरह प्रोग्राम को आगे लेते चलूंगी बिल्कुल, और आप लोगों को ऐसे आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ उनसे मुलाकात करवाऊंगी। उनका तारुफ करवाने से पहले बताना चाहूंगी कि 3 अलग अलग सलाम का मकसद ये है कि हम या हमारे कौम के जो कितने भी हमारे मुल्क के अवाम हैं, जो लोग हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं देखते कि मदद करते हुए या किसी का भला करते हुए कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, क्या ये हमारे कास्ट का है या नहीं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो कि पाकिस्तानी यूथ के लिए बहुत ही खूबसूरत काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी इलियास, जो कि पाकिस्तानी यूथ के लिए ऐसा काम सर अंजाम दे रहे हैं जो कि बेहतरीन काम में आता है। तो वेलकम करना चाहूँगी इलियास को। और इसके बाद मैं अपने दूसरे गेस्ट को जो है वेलकम करना चाहूँगी, जिनका नाम है शायान, जो कि ये भी बहुत ही खूबसूरत काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। इलियास, आपको मेरी आवाज़ मौसूल हो रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है, मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम के आप जो है वो खास मेहमान हैं, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहले तो ये मुझे ये बताइए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और मज़ीद कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, ठीक है? तो इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए पहले मुझे। अभी रिसेंटली मैं दंदाने मलीर ऑर्गेनाइजेशन का सरबरा मेंबर हूँ, मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज की तो मेंबर हूँ। उसके अलावा मैं रोटरी क्लब ऑफ कराची के कैसा कम्युनिटी डायरेक्टर हूँ, टीम सरेआम का मलीर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। इसके अलावा मैंने जेडीसी से काम किया है। अल खिदमत फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का मैं एक हॉस्पिटल का फार्मेसी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत लगता नहीं है आपको देख के कि आप इतने सारे काम जो है सँभाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे ये जो है इस जैसे कि आपने कहा सरेआम टीम के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली जो सरेआम में टीम ने एक जगह जो है एक बहुत ही अच्छा काम से अंजाम दिया। आप रिसेंटली वाक़या जो अभी पेश आया, जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मलीर में एक रिसेंटली वो जो कहते हैं क्या कहते हैं वहाँ पोलियो वर्कर जो होते हैं, वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी हमें 1-2 हफ्ते पहले से रिपोर्टिंग की। वहाँ पे हमारे लड़के काम कर रहे थे, उनकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, तो हमने अपने सीनियर से बात की, उनके एविडेंस जमा किए, फिर जाके वो काम हुआ था। मतलब पूरी एविडेंस के साथ में वहाँ पे छापा मारा हमारी पूरी टीम ने और फिर उसको एक्सपोज किया। इसके अलावा हम लोग सिर्फ इस तरह के करते, खुफिया काम नहीं होते। इसके अलावा हम लोग चैरिटी बेस्ड भी काम करते हैं। हर इतवार हमारे 10 लगते हैं। पिछले पूरे रमजान हम लोग ने बर्ड कढ़ाई जो क्या कहते हैं इकराम भाई के, वहाँ पे हम लोग रेगुलर जाते थे। वहाँ पे पूरे दस्तरखान को लगाया जाता था। तकरीबन 5,000 लोगों तक अफ्तारी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अपनी मदद आपके तहत भी की, लॉकडाउन में तहाशा काम किया, अपनी मदद आपके तहत भी किया। टीम को मतलब एक एरिया में 8-10 बंदे हैं, तो 8-10 बंदों ने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी को यूटिलाइज करा। मतलब किसी ने 200 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया। फिर एक दिन सब राशन जमा कर लिया, फिर बहुत सारे थैले बना के जिस जिस गली में जो भी मुस्तैक है, हमें तो पता होता था क्योंकि हमारे एरिया में थे, तो उन सबको दिया। बेहतरीन, बेहतरीन। शयान, आप हमें सुन सकते हैं? शयान, आपको हमारी आवाज़ मौसूल हो रही है? ये हमारे
भी जो है इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा जो है वो चल चुका है, तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको माज़रत करना चाहूँगी कि जो हमारे मेहमान हैं वो लाइन पे नहीं आ पा रहे। तो इलियास आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि आप एक इदारे में नहीं हैं बल्कि अपनी मदद आप बहुत सारे काम सरअंजाम दे रहे हैं, राइट? तो दस्तरखान के हवाले से हो, किसी की शादी के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इस दस्तरखान में आपको कौन जो है आपके साथ बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है? देखिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पर ही काम हो सकता है, ठीक है? विदाउट जो है मनी कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इस हवाले से थोड़ा-सा आगाह कीजिए कि आपको कौन सपोर्ट करता है? दस्तरखान के हवाले से बात की जाए या शादी देखिए, के हवाले से बात की जाए? ज्यादातर ना हमारे दोस्त होते हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्ताहत रखते हैं कि वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारे काम को जानते हैं, तो ज्यादातर हमारे अपने दोस्त ही होते हैं। मतलब हमारी टीम है तो हम सब अपनी अपनी पॉकेट मनी मिला के काम कर रहे होते हैं। दस्तरखान लगाना वो भी हमारी अपनी पॉकेट मनी से होता है। मतलब माशाल्लाह, बहुत सैलरी बढ़िया। हम अगर हमें 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो हम लोग 25,000 में यही कोशिश करते हैं हम महीने में तकरीबन 8 से 10 लोगों की मदद कर सकें। बचपन से हमने यही सीखा है अपने। अगर हम पैदा हुए तो हम इस घर में पैदा हुए कि वहाँ पे अगर 2 रोटी बननी है तो माँ ने बोला कि यार लाज़मी किसी न किसी को 1 रोटी देनी है। हम स्कूल जाते तो अम्मी जी, लाज़मी एक टिफ़िन देती थी, बेटा शायद कोई भूखा हो तुम्हें उसको देना है। फिर क्या कहते हैं, हर जुमेरात को मेरी दादी दस्तरखान लाया करती थी घर में। अभी भी जब रबीउल अव्वल आता है तो हमारे घर में दस्तरखान लगा होता है। 11वीं शरीफ आती है, मुहर्रम में हमारी सबीलें लगी होती हैं। तो एक बचपन से हमारा ज़हन बना हुआ है कि हमें किसी न किसी की मदद करनी है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पैसे से करें, कम से कम करें। मतलब घर से बाहर भी निकलते तो हमारी कोशिश ये होती है किसी को कोई ना कोई खाना खिला दें, कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो जाए। बहुत बेहतरीन। देखिए इसलिए ये कहते हैं बचपन सोबत से का हमारी तरबियत में शामिल है। असर है। आपकी इस बात से जो है प्रूफ मिलता है कि सोबत का असर और तरबियत का असर बहुत होता है। तो बेहतरीन बेहतरीन, पहले तो मैं आपकी मॉम को और आपकी जो आपकी दादी जो हैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगी। सेकंडली मैं जो है आपसे एक सवाल करना था मुझे कि जो आप दस्तरखान का इंतखाब करते हैं, जो आप दस्तरखान है, तो किस और कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन है जो आपको सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई है, उसका नाम है फरज़ंदान मलीर। तो हम लोग इलियास, आपको मेरी उसमें आवाज़ मौसूल हो रही है? जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। रिसेंटली हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई है, उसका नाम है फरज़ंदान मलीर, जी, जिसमें हम मैंने लोग आप सिर्फ़ चैरिटी के काम नहीं कर रहे, इसके अलावा भी काम कर रहे हैं। मतलब अगर कोई इश्यूज़ हमें हाइलाइट होता हुआ नज़र आ रहा होता है, जैसे नशे से रिलेटेड लोग हमें दिख रहे होते हैं, तो हम आप लोग दोबारा वीडियोज़ बना रहे से होते हैं। आवाज़ मलीर में फरज़ंदान मलीर के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई है, उसमें हम लोग सिर्फ़ दस्तरखान या हेल्थ रिलेटिंग काम नहीं कर रहे, इसके अलावा भी हम लोग मतलब कोई भी इश्यू हमें दिखता है, जैसे कहीं किसी नाजायज़ जगह पे कोई काम हो रहा है या इल्लीगल जगह पे कोई काम हो रहा है या सड़कों की तामीर है, तो हम अपनी आवाज़ बना वीडियोज़ बना होते हैं, दर-दर वीडियोज़ बनाते हैं। हमारे बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। मलीर में हमने रिसेंटली फुकरा पार्क पे एक वीडियोज़ बनाई थी, आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले। तो आज वहाँ का हाल देख सकती हैं, वहाँ पे पूरी कंप्लीट रोड बन चुकी है और हमारी वीडियोज़ पे तकरीबन एक-एक आईडी से 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज़ जा रहे होते हैं। क्योंकि मलीर में माशाल्लाह, जितने भी माशाल्लाह, बहुत सोशल बेहतरीन। एक्टिविस्ट हैं, वो सब हमें जानते कि हैं। यानी कि जी, जी, आप बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आई जी, दोबारा बोलिएगा, सॉरी। जी, जी, आज आपने जैसा कि आपने बताया कि मैं आप आप कह सिर्फ़ एक तरीके का काम नहीं करते हैं। इट्स मीन्स कि खुदा ना ख़ास्ता जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे फ़ॉलोअर्स हैं, हम देख रहे हों, कि खुदा ना ख़ास्ता फ़ाइनेंशियली कोई इश्यू हो या हेल्थ के हवाले से कोई इश्यू हो या फिर मेडिकल के हवाले से यानी कि या फिर कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि वो सही नहीं हो रहा आपके एरिया में या आपके आस-पास के माहौल में, तो आप बिल्कुल इलियास के ग्रुप से या इलियास से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज़ ये जो हमारे इलियास साहब हैं, वो सिर्फ़ एक चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बहुत बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि नाक़ाबिले तारीफ़ है। बहुत ही खूबसूरत आप काम सर अंजाम दे रहे हैं और मैं तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल जो है सैल्यूट पेश करना चाहूँगी। और इतनी छोटी उम्र में आपने इतने सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन बात है आपकी। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है? खुदा ना ख़ास्ता आपके साथ कोई फाइनेंशियल इश्यू हो जाता है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा कोई वक़्त आ जाए जो आपको पता है कि आपके पास एक एक मतलब एक पैसे की भी जो है वो उम्मीद नहीं है घर से, ठीक है? फाइनेंशियल इश्यू हो जाता है, कभी किसी वक़्त का कुछ पता नहीं होता।
तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप जो है एक कॉल पे आपके पास सारी जो है आपको फैसिलिटी दे दी जाए? तो ऐसा कोई है और आपकी नज़र में इदारा कराची के अंदर जो आपको लगता हो कि मैं देखें, ये कॉल मैं आपको करूँगा, बता रहा हूँ, मेरे हर किसी। जैसे आप जी, जी, बोलिए। नेकी का काम करते हैं ना, किसी की हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको वसीला बनाता है। अब यकीन जाने कि जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं इन कामों में आया हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं रुकता। बड़े से बड़ा मुझे खुद भी नहीं पता। लास्ट 2 साल पहले के इलेक्ट्रिक का मसला हुआ था मेरे घर के सामने ना, 2 के इलेक्ट्रिक से बच्चे की डेथ हुई थी। एक का नाम उमर था, एक का नाम एराफ था। वो दोनों रेंट, मुझे नहीं पता था वो कौन है, जी, लेकिन बिल्कुल। इंसानी हमदर्दी के नाते मैं उनके पास गया, अपनी पूरी टीम के साथ गया। उसके बाद फिर मेरी कॉल पे जफर अब्बास भाई आए और जमात इस्लामी के जो अमीर चल रहे हैं इस वक्त, हाफिज नईमुर रहमान है, फारूक सत्तार भाई आए, आमिर याकस, ये सब उनको कोलिब्रेट किया, उनका केस एफआईआर करवाई और माशाल्लाह से वो दोनों केस हम लोग जीते। उनको कंपनसेशन हुई, तकरीबन 70-80 लाख रुपए उन्हें मिले। वो आके शुक्रिया अदा करती और लिटरली जब वो मेरे घर आई थी वो रो रही थी आंखों से कि बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम तो फरिश्ता बन के आए मेरे साथ, और तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने कहा हमने कोई काम नहीं किया। तकरीबन उन्होंने मुझे 4-5 लाख रुपए का ऑफर किया, ये रख लो। मैंने कहा नहीं, ये सब मैंने अपने अल्लाह के लिए किया है और हमेशा कोई सिला नहीं जाएगा, अल्लाह ताला हमें इसका सिला देगा। इस तरह हम लोग मुसलसल कोई काम कर रहे होते हैं। अब मेरे पास कोई भी स्कीम, मतलब कोई भी आता है, जैसे शादी का कोई केस आता है, तो हमारे पास इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमारी हेल्प करते हैं बैक एंड पे। अल खिदमत फाउंडेशन हमारे साथ काम कर रही होती है, जफर भाई जेडीसी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, सैलानी के बहुत सारे लोग हैं, अल आलमगीर के हैं, इस तरह बहुत सारी हैं, उम्मीदें 9 हैं, मैं नाम भी ले नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो हमारी एक कॉल पे काम सॉर्ट आउट हो रहा होता है, केस सॉल्व हो रहा होता है। मलिर में तो तकरीबन हम लोग हर रोज कोई ना कोई सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। बहुत बेहतरीन लियाज, जैसे कि आपने बताया, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है सडनली, सो आप ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फौरी तौर पे आपकी मदद कर सकेगा? तो सबसे पहले आपके मुंह से नाम निकला जेडीसी, यानी कि जफर अब्बास सर। जी तो जफर अब्बास सर का देखिए बिल्कुल काम बहुत नजर आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो कि जो उन्होंने स्क्रीन पे लाना नहीं चाहा, सही, और लेकिन फिर भी वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो जफर अब्बास सर को तो बिल्कुल पहले मैं सलाम पेश करना चाहूंगी, जो हमारे इज्जत के काबिल हैं, मैं उनको दिल से सलाम और दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो पहले तो मैं जफर अब्बास सर के लिए बोलना चाहूंगी, जफर अब्बास सर आप बहुत ही बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। जितने नौजवान अभी तक मुझे मिले जो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं और काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके मुंह पे मैंने सुना है जफर अब्बास सर, ठीक, जो कि करंटली बहुत ही खूबसूरत काम अंजाम दे रहे हैं हर लिहाज से। इसके बाद आपने नाम लिया एमकेएम के जो हमारे डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, और भी बहुत सारे लोगों का आपने नाम लिया। तो यानी कि आपको कहना ये है कि खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम दरपेश आती है तो वो फौरी तौर पे आपके साथ खड़े हुए होते हैं, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी टीम में, आपकी अपनी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो जॉबलेस हैं? देखिए, टीम आपकी मेंबर्स आवाज को पता रिपीट होता है कि करिएगा कितने क्वेश्चन। लोग जॉबलेस हैं, कितने नहीं हैं, क्या क्या चल रहा है। आप आपको अपना मेरी क्वेश्चन आवाज रिपीट क्लियर हो कर दें, रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज शॉर्ट बोलिए। आपकी टीम, आपकी टीम में इस वक्त आपकी नॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं? हमारी टीम में तो फिलहाल अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो जॉबलेस है, और अगर कोई जॉबलेस होता भी है, मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक लड़का है शयान, जिसको हम लोग ऑफिस सेक्रेटरी को ओहदा दिया हुआ है, वो जॉबलेस है, लेकिन हम सब इतने इस काबिल हैं कि हम उसका खर्चा अपना उठा सकते हैं। तो हम लोग उसको अपनी पॉकेट मनी से उसकी जो भी ख्वाहिशात उसको पूरा कर रहे होते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इस बात से आपको जो है साबित होता है कर भला हो भला, यानी कि किसी ने वो जज्बा भला रखा भी पाकिस्तानी यूथ के लिए काम करने का या इंसानी खिदमत खल्क के लिए काम करने का, तो फिर उसकी मदद है अल्लाह ताला खुद ब खुद भेज देता है। तो बहुत ही बेहतरीन और आपने कोई सवाल भी के जो सोशल, जवाब हमारे जवाब दिए। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी रियाज, जैसे कि आप काफी, जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी सोशल वर्क की आपको टीम की जरूरत नहीं होती, आप अकेले भी एक तूफान होते हो, मगर आप अगर करने की हिम्मत है ना आप में, तो आप कुछ भी कर जाते हो। मतलब सोशल वर्क ये भी होता है कहीं आप जा रहे हो, आपको कोई भी भूखा दिखाए, तो आपकी जेब में अगर 20-30 रुपए भी, तो आप यार 10 रुपए उसकी एक रोटी दिला दो, थोड़ा सा सालन दिला, तो ये भी एक सोशल वर्क है। अब हम लोग ऐसे भी, हमने ऐसे काम भी किए, यकीन करें,
कि हम लोग अभी जो लोग वो क्या था, लॉकडाउन हुआ तो हम लोग पानी की बोतल ले लेते थे, क्योंकि हमारे सामने एक फिल्टर प्लांटेशन, वहां से हम लोग सस्ते पैक में पानी की बोतल थे, पुलिस वालों को दे दी, चलते फिरते राहगीरों को दे दी, कोई सब्जी लगा रहा उन्हें दे दी। और ऐसा नहीं कि हर चीज के हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन इस तरह बेतहाशा काम किए। और कुछ ऐसे काम भी किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े अच्छे हैं, वो नहीं पहन रहे, नए के नए हैं, वो किसी गरीब को दे दिए कि नहीं यार शायद तुम पहले, तुम्हारे जैसे हमारे लिए धुआं निकल जाए। इस तरह हम लोग काम करते रहते हैं, मुसलसल करते रहते हैं और बेतहाशा करते हैं। हमने बोला हुआ भी अपने रिश्तेदारों को, बोला कि यार आपको कोई केस दिखा आप हमें बताएं, आपसे नहीं हो रहा आप हमें बता दें, हमसे हो जाएगा वो काम। क्योंकि काम करते हुए इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट हो गए हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई काम रुकता है नहीं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जैसे कि आपके कोई भी, जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल रियाज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी हवाले से आपको प्रॉब्लम दरपेश आती है, कोई भी परेशानी आपके सरमने आती है, तो बिल्कुल आप इलियास के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इलियास या फिर जफर अब्बास सर से हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जफर अब्बास सर का जो है एक खातून की कॉल आती है मेरे पास से, सही तो उनके साथ प्रॉब्लम्स ये दरपेश आई कि उनको डाइवोर्स दे के उनको घर से निकाल दिया गया, और उस टाइम बज रहे थे रात के 3। आप यकीन करें, कभी जफर अब्बास सर से मेरी बात नहीं हुई। मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की, जफर अब्बास सर ने खुद रिसीव की और मैंने उनको सारा ये जो है हादसा बताया कि ऐसा सीन है। उन्होंने कहा कि या तो इसी वक्त या फिर कल ये ऑफिस है, इस लोकेशन में उनको भेज दीजिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। एक हमारे कराची में एक ऐसा जो है इंसान है जो कि इस तरह के सिनेरियो को भी बगैर कैमरे, बगैर दिखावे के इस तरह का काम सर अंजाम दे रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन काम। और मैंने देखा कि आप सब, यानी कि आज जो हमारे साथ आने वाले थे वो 6 लोग आने वाले थे, जो कि किसी एक का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से 5 लोग नहीं आ सके। तो इलियास, मैं आप सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे आज के वेलकम। खास मेहमान बने। सेकंड, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि जो अच्छा इंसान आ जाता है कराची में, जो अच्छा काम करना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अच्छे काम के साथ वो स्क्रीन पे भी आ जाता है कि भाई ये फेस है, ये काम करता है, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये काम कर देगा, क्या उसको हटा दिया जाता है या वो खुद हट जाता है? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना ये चाहती हूँ? देखें, जो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब बहुत सारी जगह जो है, अब मैं अपनी मिसाल दूं, क्योंकि मैंने खुद जफर भाई से सीखा है। वो हम लोग उनके साथ बैठते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा उनके साथ कनेक्टेड, तो हम लोग उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अच्छे लोगों को काम करने नहीं दिया था। ये किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, आप किसी जॉब पे भी चले जाए वहां भी यही होता है। अच्छे जो बंदा काम कर रहा होता है ना, उसके साथ पूरा ग्रुप होता है कि यार इसको गिराया जाए, मुखालफत की जाए, उसको तोड़ा जाए, किसी तरह उसकी कोई भी एक गलती को पकड़ा जाए। क्योंकि अच्छाई के साथ तो कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं अच्छाई के साथ। ये सारे तो ऐसा मामलात होते आपको हैं। क्या लगता है? अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल है, जैसे कि मुस्तफा कमाल, मैं तो बहुत हैरान थी कि उनको सिर्फ एक वोट दिया गया। इम्पॉसिबल सी बात है। अगर उनके दोस्त अहबाब को ही उठा लिया जाए तो एक वोट से तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पे भी किसी ने, मुझे लगता है कि एक्शन नहीं लिया, जो कि डिजर्व करते थे। अगर उन्होंने 1 साल या 2 साल लगाए तो उस पर काम नजर आया। जफर अब्बास सर आज हैं, मैं उम्मीद करती हूँ खुदा करे जो उनके लिए गलत सोचे वो तो अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, क्योंकि जफर अब्बास सर जो है बहुत प्यारा काम सर इलाहिया। अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत ही बेहतरीन काम हमारे कराची के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए करेंगे, क्योंकि नौजवानों के ऊपर एक अच्छी सरबराह का हाथ होना बहुत 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 एक खुश नसीबी की बात होती है। तो किसी भी लिहाज से देखा जाए तो अभी बहुत प्यारा काम जो है वो चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह अच्छा काम चलता रहे और सब कुछ सही चलता रहे। अब बात आते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज पे टैक्स सुनने में आया है कि कहा गया है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उनको भी टैक्स अदा करना होगा। तो क्या लगता है आपको, जो अपनी मदद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, टीम के बाद एक पूरा इदारा बनाया, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद वो इस मुकाम पे पहुंची और उसके बाद उनको पता चलता है कि आपको टैक्स अदा करना है, तो आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं?
बिल्कुल सही है। वजह ये कि इस वक्त सिर्फ मलीर में, मैं आपको गवर्नमेंट के रेशो बता देता हूँ, इस वक्त मलीर में 13,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। और तकरीबन, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के लोगों के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा ऐसी एनजीओज हैं जो फंड कलेक्ट करती हैं। अब आपको नहीं पता वो फंड कलेक्ट कर रही हैं, वो ले रही हैं काम, वो कहाँ लगा रही हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। तो एक, अगर मैं एक अलखदमत के साथ कनेक्ट होता हूँ, अलखदमत का एक पूरा निजाम है, इनकी पूरी ईआरपी है, इनका हर साल एक इनिशियल इंटरनल ऑडिट भी है और एक आउटर ऑडिट भी है जो बाहर से टीम आती है। उससे ये होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, सब चीज का एक रिकॉर्ड मौजूद है। अब जो गैर रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। वो अगर फंड कलेक्ट कर दिए तो किस जगह यूज कर रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए सब चीजें बहुत जरूरी हैं। मेरी राय तो यही है कि जितनी ज्यादा जो रजिस्टर्ड होंगी, और जो पीछे जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं, ये जो इलीगल होते हैं उन पे लोगों को भरोसा होता है कि यार ये काम, ये लोग हम आपको पैसे देंगे, लेकिन उनका पीछे फाइनेंशियल ऑडिट होता नहीं है, वो पैसा कहाँ लग रहा है कुछ भी नहीं पता होता। अब जैसे आपने नाम लिया जेडीसी का, जेडीसी तो एक मेयारी इदारा है, सबको पता है कि यार वो काम कर रहा है, पीछे उनका ऑडिट भी हो रहा है, अल खिदमत हो गया, सैलानी हो गया, ये सब कुछ नजर आ रहा है। ये एक इंटरनेशनल तौर पर काम कर रहे होते हैं, चेहरे इनके लोग को जानते हैं, पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके लिहाज से बिल्कुल सही जो है ऐलान हुआ है कि आपको टैक्स अदा करना है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अब आपने कहा कि जो रजिस्टर्ड होती है उनको टैक्स अदा करना है, राइट? जो विदाउट रजिस्टर के जी वर्क कर रही हैं, इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। लेकिन मैं, ये मेरा शो है, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? तो अगर किसी के पीछे मतलब कोई ऐसा बंदा है जो उसको सपोर्ट कर सकता है हर लिहाज से, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि किस तरह की बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, तो इसमें ये जो वो होता है कि बाहर कुछ, बाहर ना मतलब कुछ लोग एनजीओ से आते इस वजह से कि वो अपनी जो उनका बाहर का जो पैसा होता है, जो ब्लैक मनी होती है, वो इसके जरिए वाइट हो रही होती है। तो वो चाहते हैं कि यार हम आपके अकाउंट पर ट्रांसफर करें, उसके जरिए निकलवा लें पैसे, क्योंकि एनजीओ वाहिद रास्ता है जिससे ब्लैक मनी को वाइट किया जा सकता है। तो लोग ज्यादातर चाहते हैं कि हम ऐसी एनजीओ को तलाश करें जिनसे हम अपना काम करवा सकें। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि इस तरह के एनजीओ के लिए जो है इस तरह के लोगों को हायर करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे कि मेरी नज़र में बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, सही? लेकिन उनको कोई रोक नहीं सकता। रोक क्यों नहीं सकता? बिकॉज़ उनके ऊपर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो या तो किसी फील्ड में जो है या किसी भी इदारे से कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हैं। तो किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका काम तमाम, किसी भी हवाले से, वो जॉबलेस कर दिया जाए या किसी भी हवाले से। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, ऐसी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका कोई रिकॉर्ड है? या जैसे कि आप सरेआम टीम से बिलोंग करते हैं और आप सरेआम टीम के हवाले से हर एक चीज़ से वाकिफ हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का जो है हवाला मैं देना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, सही? फिर भी वो हर एक काम कर रही हैं, उनके पास डोनेशन का पैसा भी आ रहा है, उनके पास डोनेशन की चीज़ें भी आ रही हैं, वन टू ऑल चीज़ें मेरे सामने उन तक पहुँची हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, बिकॉज़ उनके ऊपर किसी खास का हाथ है, सुनने में ये आता है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो चल रहा था ये सब मामला, हम भी देख रहे हैं, तकरीबन 4-5 सालों से हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी एनजीओ, हम खुद भी वाकिफ है कि उनके जितने भी केस होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसे हम लोग भी जानते हैं जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। हुसैनिटीज ह्यूमैनिटी, एक जाफर तैयार में सैयद मीसम अली आबदी भाई चला रहे हैं, उनके पास वो अभी प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन उनके पास एक एक चीज का एविडेंस है। अगर कोई इवेंट, कोई छोटा सा काम भी कर रहे होते ना, कि कोई पानी की बोतल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, तो उनके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, तो कौन उन पे हाथ डालेगा? और कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ों को काम भी कर रहे हैं, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो लाजमी सी बात है उन पे आने वाले दिनों में हाथ डाला जाएगा। और ये अच्छा फैसला हुकूमत का कि यार हर का ऑडिट हो। पाकिस्तान को जितना ज्यादा प्योर साफ करेंगे, उससे आने वाली नस्ल साफ होगी। वरना एक हर बंदा कहेगा यार मैं सोशल एक्टिविस्ट बन जाऊं। सोशल एक्टिविस्ट एक दिन में थोड़ी ना बंदा बनता, ये तो बचपन से पैदा होता है। जिस दिल में, हमारे दिल में हमने बचपन से एक माहौल देखा कि यार हमें मत करनी है, हमने देखा, हम लोग यकीन करें अगर बाइक पे भी घर जा रहे होते हैं, हमारी पहली ख्वाहिश ही होती है कोई रास्ते में कोई बंदा हमें मिल जाए, हम उसके क्या कहते हैं उसका जो घर है वहां तक उछाड़ते, शायद दो दो बोल मिल जाए। हमारे बहुत सारी मसले इससे हल हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा दुआओं से इतने बड़े बड़े मसलों से निकल रहे होते हैं, मैं खुद अंदाजा नहीं होता। आजकल के दौर में पैसा कुछ नहीं होता, आजकल के दौर में सिर्फ दुआएं होती है।
बिल्कुल। और ये बात सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जो ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं ना, उसके चेहरे पे जब मुस्कुराहट आती है तो वो खुशी, मैं बोलता हूँ, कोई भी बता नहीं सकता। इतनी इतनी अच्छी खुशी होती है कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजर रहा होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन। पाकिस्तान के नौजवान से इस तरह के वर्ड सुनना बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो कि इतना जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के फल के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत बात है रियाज कि आप इतना अच्छा काम कर अंजाम दे रहे हैं। आपकी टीम के लिए मैं जो है बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतनी अच्छी सोच के साथ जो है आगे बढ़ चढ़कर कराची के लिए इतना काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे जो है लास्ट सवाल जो है वो करना चाहूँगी कि जैसे कि सबका कहना ये है कि बहुत महँगाई हो चुकी है। पहले सबको कहना है कि भई अब तो हर चीज़ में टैक्स टैक्स हमें देना देना पड़ता है। अगर हम बैलेंस डलवाते हैं तो टैक्स, अगर हम कुछ कहीं जाते हैं तो टैक्स। तो क्या लगता है आपको ये जो टैक्स का सिनेरियो आया है इमरान खान के बाद, इमरान खान सर जो है हमारे उनके आने के बाद, तो क्या लगता है आपको ये सही है या नहीं? देखिए, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही तो वो बदले में हमें कुछ नहीं दे रही ना। जैसे बाहर मुल्कों में, यूएसए या दुबई वगैरह में टैक्स लिया है तो आवाम पे खर्च किया जाता है। वहां पे आप देखें, ट्रांसपोर्ट फ्री है, एजुकेशन फ्री है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कराची के आवाम से और पाकिस्तान के आवाम से टैक्स लिया जाता है। बदले में आपको क्या दिया जाता है? अय्याशी। पेट्रोल आपको किसको मिलेगा? एमएनए एमपीएस की गाड़ियों में फ्री में डल रहा होता है, आवाम को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे तकरीबन 80% से ज्यादा जो यूथ है ना, इस पर डिप्रेस है। वजह है कि उनके पास, वो लोग इतनी ज्यादा हाई एजुकेशन हासिल करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हासिल करने के बाद जब वो मार्केट में जाते हैं तो जॉब ही नहीं। चलो अगर जॉब लग भी जाती तो 25,000 रुपए की जॉब, उनकी जॉब और एक स्वीपर की जॉब, वो दोनों सेम होती। बोलती है यार, फिर हमने जो इतने लाख रुपए लगाए, 50 लाख रुपए लगाए, 60 लाख रुपए, हमें रिटर्न तो हो नहीं रहा। और फिर वो शादी का मरल आता है यार, 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? 2 लाख रुपए का बैंक्वेट होगा, 3 लाख रुपए का खाना होगा, फिर वो 2 लाख रुपए की बारात, जो लड़की की जो ड्रेसेस जा रहे होते हैं, बोलते हैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाए? 25,000 रुपए सैलरी है, इसको जमा करते करते हमें 25 साल हो जाएंगे। तो हुकूमत को भी चाहिए कि जो कराची के जो नौजवान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी दें, उनको बिला सूद कर्जे फराम किए जाएं ताकि वो अपनी कारोबार की तरफ आए। वरना इस वक्त कराची का जो बंदा है, अगर मिडिल क्लास बंदा है, तो वो भी एक वक्त का अपना खाना छोड़ चुका है। आप बाहर निकले तो आपको यकीन है कितने ऐसे लोग हैं जो हम लोग ऐसे घरों को जानते हैं जो बेचारे बोल भी नहीं पाते, और इतने अच्छे अच्छे वहां पे उनकी बेटियां, उनके बेटे हैं। आज से 1 डेढ़ साल पहले इतना अच्छा पहनने उड़ने वाले, आज वो उनकी जॉब भी हट गई। लॉकडाउन में हमारे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपए कमा रहे थे, उनको अचानक निकाल दिया गया, क्योंकि जिस जगह पे वहां पे थे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी हॉस्पिटल की बात करूं, वो लॉकडाउन से पहले अगर मंथली उसकी 35 लाख रुपए की सेल थी, मतलब उसका रेवेन्यू होता, तो अभी आके उसकी 15 लाख भी नहीं है, तो कैसे सैलरीज देंगे अपने एम्प्लॉयज को? तो लाजमी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर निकाल दिए, अपने एचआर के लोग निकाल दिए। अब जो पीछे अगर 5 बंदों का काम था, वो एक बंदे से लिए जा रहा है। तो वैसी जहनी टेंशन का शिकार है। उसके बाद भी वो घर पे आता है, उसकी अम्मी की दवाई, एक 25,000 का बंदा कैसे गुजारा करेगा, आप मुझे बताएं। और ये किसी को पता ही नहीं है। आप मैंने एमपीएस को तो कुछ पता ही नहीं होता ना, क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल से नहीं आए हुए होते। वो सिलेक्ट होके नहीं आते, इलेक्ट होके आते हैं, वोट के जरिए नहीं आते, इलेक्ट होके आते हैं। किसी गरीब के पता ही नहीं होता, लेकिन सोशल जो वर्कर होता है उसको हर चीज का पता होता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे उतरा हुआ होता है, उसने वो हर चीज को ऑब्जर्व होता है, आंखों से देख रहा होता है वो। अब हम लोग, कोई हमारे सामने गाड़ी जा रही है, हम उसमें ही देखते गाड़ी में कौन बैठा है, उसके सामने जो बच्चा आके बोलता है ना, बाबा मुझे एक रोटी चाहिए, तो हम उसको देख रहे होते हैं, यार इसके पीछे इतना खूबसूरत बच्चा यार एक रोटी की सवाल कर रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्रामात लगाएं कि यार जितने लोग हैं, अब मैं यकीन करें, मैं जब भी गुजरता हूँ मली में इतने ज्यादा नशे के केस। अब परसों रात में हम लोग अपने दोस्तों के पास आए थे, तो मैं जाफर क्या से जा था, वहां पे लड़का की शायद कोई डेथ हो गई थी, वो नशे से हुई थी। तो वो लोग बोल के यार इस वक्त 70-80% लोग, यूथ जो नशा कर रही है, क्यों कर रही है? कि भाई टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है। अब हम लोग फार्मेसी डिपार्टमेंट होते हैं खिदमत में, यहाँ पे दवाइयां ज्यादा कम बिकती है, लेकिन एंटी नार्कोटिक ज्यादा मिलती है। हर बंदा आता है, यार एल्स दे दो, यार जेनेक्स दे दो, यार ये दे दो, वो दे दो। हर बंदा टेंशन का शिकार है। घर में हर बंदा इस वक्त कोई ना कोई टेंशन लेके बैठा हुआ है। तो सही फरमाया इलियास, आपने बहुत सही बात की कि अगर टैक्स ले रहे हैं तो उसका कोई हमें
फायदा भी देना चाहिए। लेकिन पहले की बिल्कुल इकोनॉमी में, पहले की आप ग्राफ देखेंगे, हमारे तो भी उसका ग्राफ है, उधार जो हमारे मुल्क ने बहुत ले लिया था, जो कि बहुत कर्जे में आ गया था। उस इकोनॉमी के हवाले से क्या लगता है आपको कि इमरान खान का कहना है कि अब तक का जो हमने टैक्स लिया है वो हमने इकोनॉमी में लगाया, यानी जो हमारी इकोनॉमी का ग्राफ है ना, जो हम कर्जे में आ चुके थे उसको कवर करने के लिए लगाया। तो जहाँ तक मेरी देखिए, नॉलेज पहली बात तो तो मैंने मैं बात इसके मुखालिफत हूँ। वजह ये कर्जा हमने नहीं लिया। अब जिसके टेन्योर में लिया गया, अगर एक्स गवर्नमेंट है उनके टेन्योर में लिया गया, तो आप उनसे कवर करो ना, आप बोझ अवाम पे क्यों डाल लो? अब आपने 170 रुपीज लीटर, 1 लीटर में पेट्रोल मिलता था, आपने 145 कर दिया। इसका सारा असर तो जो बेचारा गरीब है, जिसकी तनख्वाह 22,000 रुपए या 20,000 रुपए, वो कैसे करेगा बर्दाश्त? 20,000 रुपए में आप मुझे बता दें, किसी का किराया 12,000 रुपए होता है, 4-5 हजार रुपए उसके बच्चों की फीस होती है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो 22-25 हजार यही आ जाते हैं आपके पास। तो अगर कोई बीमारी हो जाती है उसको, या किसी घर में फंक्शन हो जाता है, घर में कोई शादी का इवेंट है, तो क्या करेगा? वो क्या करता है, किसी ना किसी से क्या कहते हैं, करता रहता है। वो करते, कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था जफर भाई की, तो उन्होंने बताया कि कोई बाप से किसी ने रोटी सवाल कर दिया था बेटियों ने, कि भाई बाबा आप कराची में काम कर रहे हैं तो काइंडली हमें इस महीने रोटी के पैसे ज्यादा भिजवा देगा। तो उस बंदे ने क्या किया, अपना पे खुदकुशी कर ली। तो ये ग्राफ दिन ब दिन जो एहसास महरूमी हो रही है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ लिया। कोई इस तरफ देख ही नहीं रहा, कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब जो अरबपति है उसको क्या पता होगा कि यार 20,000 वाले का खर्चा क्या होता है? उनको तो कुत्ते ही तकरीबन 5-6 लाख रुपए का खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप रियाज के, ये बात सच है कि जिन्होंने खाया है उनसे वसूल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, सबको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं निकलवा, हम नहीं निकलवा सकते, हम अपने गवर्नमेंट से पैसा नहीं निकलवा सकते हम इस तरह। तो मेरा कहना ये, जिस तरह आपको लगा कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो टैक्स लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही लिया जा रहा है, इसी तरह मुझे लगता है कि अब जो ये टैक्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, कम से कम उससे हमारे मुल्क जो एक कर्जे में आ चुका था उसका ग्राफ पहले यूं जा रहा था, से अब आप देखें इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो थोड़ा सा लेवल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो ये टैक्स सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, हो सकता है मे बी आने वाले वक्त में जो है ये सिलसिला भी बेहतर हो जाए। कहते हैं अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब ये है कि बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा ये लगा कि आप इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी एज में इतना जज्बा रखते हैं, इतना जज्बा रखते हैं कि आने में हम ये जो भी हमारा नौजवान देखेंगे ना, मैं जरूर 100% बोल सकती हूँ कि वो लाजमी मोटिवेट होंगे आपके बातों से, आपके जज्बे से। और मैं दोबारा आपको सलाम पेश करना चाहूंगी कि इतनी छोटी उम्र में आप इतना प्यारा काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह अपने जज्बे जोश जज्बे के साथ जो है वो काम करते रहें और बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, लिहाज व्यूअर्स हैं जो भी फॉलो करेंगे, इनको जितने कर सकते हैं करिए, अप्रिशिएट जरूरी होता है। जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, वो खामोशी से भी मदद ले सकते हैं। हर चीज स्क्रीन पे आने की नहीं होती, हर चीज स्क्रीन पे आने की नहीं होती। इसका एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताना चाहूंगी कि मैं एक चैनल पे वर्क कर रही थी, तो वहां पर आप यकीन करें जिनके पास अपने बंगले में, जो बहुत ऐसे जो बहुत ही ऐशो आराम से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि स्क्रीन पे बहुत बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के फौरन बाद कहते हैं ना अल्लाह ताला कोई भी वक्त ला सकता है। उस टाइम ना हमारे जो है कोई एटीएम मशीन चल रही थी, ना हमारे पास ऐसी कोई सहूलत थी कि हम बाहर जाके कुछ परचेज कर सके। उस टाइमिंग में उनके पास एक वक्त का खाना नहीं था जो कि खुफिया तरीके से उन तक पहुंचाया गया। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन देखिए अपनी मदद आप जो कि आपकी टीम ने ये काम किया, तो मैं बहुत 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 सल्यूट पेश करती हूँ आपकी टीम को, आपको और वो सब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है टाइम दिया आज के लिए, और बहुत 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 खूबसूरत काम से अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह लगे रहिए। और सबसे अहम बात करना चाहूंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अच्छे सरबराह का हाथ होना बहुत खुशनसीबी होती है। अपने सरबराह की जो है कदर कीजिए, उनकी चीजों को फॉलो कीजिए और इसी तरह यंगस्टर्स से काम करते रहिए।
जिया, आपका शुक्रिया, और 92 मल्टीमीडिया चैनल जो है उसका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम मौका दिया कि हम अपनी बात आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को पहुंचा सकें। सबसे पहले आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और नए नए काम आपके देखते रहेंगे और आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे। मैं चाहूंगी पहले कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो आपके कुछ एक्टिविटीज देखें, जो कि हमने जो है वो एक शॉर्ट क्लिप बना के रखा हुआ था आपके लिए। तो मैं चाहूंगी कि वो हमारी आवाम को दिखाया जाए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।